कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी प्यारी नटखट नेहा। चलिए शुरू करते हैं अगला भाग। रूही ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ा लिया और विवेक को देखकर कहा, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी श्रेया। रूही को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका था कि वो खुद को कोस रही थी कि वो इस पार्टी में आई ही क्यों। श्रेया जैसी बेवकूफ़ लड़की उसे सुनाकर चली गई थी। वो सोच रही थी कैसा दिन था, कितना अच्छा होता अगर वो अपने घर पर होती, पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर करती, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता पाती। ऐसा नहीं था कि विवेक की फैमिली अच्छी नहीं थी, वो उससे बहुत प्यार करती थी, पर रूही को आज अपनी घर की याद आ रही थी। विवेक की इस बेवकूफ़ी ने उसे बहुत हर्ट किया था। कहीं ना कहीं उसे विवेक पर भी गुस्सा आ रहा था, उसकी इस बकवास पर। उसे लग रहा था ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। रूही जानती है विवेक बहुत अच्छा है, वो दिल से बहुत अच्छा है, लेकिन वो झूठ ऐसे ही बोल देता है और इस झूठ का ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है। आगे जाकर बहुत कुछ हो सकता है जो ना इन दोनों को पता ही नहीं था। पार्टी से बाहर आ जाने पर विवेक भी उसके पीछे पीछे ही चला आ रहा था। रूही के पीछे खड़े होते हुए वो प्यार से कहता है, अच्छा बस यहाँ, अब गुस्सा मत करो ना, अच्छा चलो सॉरी, तुम कुछ खा लो। रूही उसे घूरते हुए कहती है, घर चलें, इस मौसम में यहाँ रहना ठीक नहीं है, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। विवेक ने भी अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। बारिश का मौसम था, बादल छाए हुए थे, शायद भगवान खुश था। विवेक को ये मौसम बहुत अच्छा लगता था, रूही को भी। बारिश दोनों की फेवरेट थी, इसलिए वो रूही की बात मानते हुए कहता है, अच्छा ठीक है चलते हैं। रूही हैरान हो गई, ये इतनी जल्दी कैसे मान गया। विवेक को भी पार्टी कुछ खास अच्छी नहीं लगी, उसे बोरिंग लग रहा था। उसके दोस्त की सगाई थी, वो तो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ बिजी था और पार्टी में उसके पूरे दोस्त अपने अपने में लगे हुए थे और श्रेया उसका दिमाग खा जाती अगर वो यहीं रहता। ये सोचते हुए उसने रूही का हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ चला गया। उसने सोचा वो उसे अपनी फेवरेट जगह लेकर जाएगा, अगर मौका मिला तो अपने दिल की बात भी बता देगा। वो ये सोच सोच कर खुश हो रहा था। रूही बहुत ज़्यादा हैरान थी, विवेक इतनी जल्दी उसकी बात जो मान गया था, पर उसे नहीं पता था कि इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो कोई और खिचड़ी पकाने में लगा हुआ है। दोनों चुपचाप से गाड़ी में आकर बैठ गए थे। विवेक भी ड्राइवर सीट पर बैठा और मौसम को देखकर खुश होते हुए कहता है, आज का दिन कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है, मैं तुम्हें अपने साथ एक बहुत खूबसूरत प्लेस पर लेकर जाना चाहता हूँ। रूही चुप रहती है, उसे नहीं पता था वो कौन सी जगह की बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो कहती है, घर चलते हैं, रात बहुत हो चुकी है। विवेक उसे देखकर मनाते हुए कहता है, मेरी तो अच्छी दोस्त है ना, मान जा, मैं तुझे अपनी फेवरेट जगह लेकर जाना चाहता हूँ। मैं कभी किसी को नहीं लेकर गया, पर तू स्पेशल है। रूही उसे घूरते हुए कहती है, मस्का लगाना बंद कर। विवेक मुस्कुराकर कहता है, अच्छा तू चल तो सही मेरे साथ, एक बार देख तो ले मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। रूही अब क्या ही कहती, वो उसे इतना मना रहा था, इसीलिए वो दोनों उसकी फेवरेट जगह की तरफ चल पड़ते हैं। एफएम पर बहुत खूबसूरत सा गाना बज रहा था, जिसके बोल मौसम पर ढल रहे थे। माहौल और भी खुशनुमा हो रहा था। विवेक ड्राइव करते हुए रूही की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें पता है जगह बहुत खूबसूरत है, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया इस जगह के बारे में। दादाजी लेकर जाते थे मुझे अपने साथ, उनके जाने के बाद बस जाना छूट गया मेरा। वो उदास सा हो गया था। रूही उसकी इतनी सीरियस बातों को सुनकर हैरान हो जाती है। उसने सोचा नहीं था विवेक जैसा हमेशा मनमौजी लड़का भी इतनी सीरियस बातें कर सकता है। उसने तो उसे हमेशा हंसते मुस्कुराते मजाक करते हुए देखा था। आज पहली बार वो विवेक को इतना सिंसियरली बात करता हुआ सुन रही थी। वो महसूस कर सकती थी इसके अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं। वो मुस्कुराकर कहती है, तुम अपने दादाजी को बहुत याद करते हो ना। विवेक की आंखों में थोड़ी सी उदासी थी। रूही की बात सुनकर वो खिड़की से बाहर देखने लगा था। वो अपने दिल में कहता है, तुम नहीं समझ सकती, मेरे लिए जो स्पेशल हैं वो हमेशा स्पेशल रहते हैं। रूही को नहीं पता था कि वो किस बारे में सोच रहा है या किस बारे में बात कर रहा है। वो समझ नहीं पा रही थी। और लास्ट लाइन जो उसने कही थी कि जो स्पेशल हैं वो स्पेशल रहते हैं, उसने धीरे से कहा था, जो रूही ने सुन तो लिए थे, पर उसे लगा वो अपने दादाजी की बात कर रहा है, इसीलिए वो चुप रह गई। उन्हें नहीं पता था कि
एक दूसरे के दिल में क्या चल रहा है। बातें करते करते वो उस खूबसूरत सी जगह पर पहुंच गए थे जिसकी इतनी तारीफ विवेक ने कर दी थी कि रूही उसे इमेजिन करने लगी थी कि वो जगह कितनी खूबसूरत होगी। उस जगह को देखकर रूही काफ़ी हैरान थी। जगह बहुत खूबसूरत थी। आसपास थोड़ी सी घास थी, बहुत खूबसूरत से फूल थे। रात का वक्त था और तारों की छाँव थी। ये नज़ारा किसी खूबसूरती में कैद करने के लायक था। रूही की आंखें खुशी से चमक उठी थी। इतनी खूबसूरत जगह उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी थी। दोनों गाड़ी से उतरे और उस धीमी सी जगह की तरफ चल पड़े। जगह बहुत खूबसूरत थी। हल्की हल्की सी लाइट थी। विवेक ने अपनी कार की लाइट भी ऑन छोड़ी हुई थी ताकि रूही को कोई चोट ना लग जाए। अब भी उसके दिल में सिर्फ रूही की परवाह थी। रूही का सारा ध्यान आसपास की खूबसूरती में था तो विवेक का सारा ध्यान उस पर। वो मासूम सा चेहरा, वो बड़ी बड़ी आंखें, वो खूबसूरत सी स्माइल। विवेक का दिल जैसे धक धक कर रहा था। उसका मन कर रहा था वो चिल्लाकर रूही को बताए कि उसके दिल में वो कितनी इम्पोर्टेंट है, वो उसे किस हद तक प्यार करता है। विवेक उसे कहता है उसे कुछ बताना है। रूही उसकी बात सुनकर ध्यान से उसकी तरफ देखने लगती है और हंसते हुए कहती है, इतनी खूबसूरत जगह है, देखने तो दो, बाद में बताना तुम्हें जो भी कहना है। विवेक को भी यही लगा कि इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, ऐसा ना हो रूही गुस्सा हो जाए। वो शांत करते हुए अपने आप को कहता है, तुम्हें ये जगह कैसे लगी? रूही जो सब कुछ देखने में बहुत व्यस्त थी, वो मुस्कुराकर कहती है, ये बहुत खूबसूरत है, किसी जन्नत की तरह। वो लोग ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं रुक सकते थे क्योंकि बारिश का मौसम था। खूबसूरती बहुत थी पर फिर भी हल्का हल्का सा बादल छा रहे थे और अंधेरा भी काफ़ी हो गया था। इसीलिए दोनों वहीं थोड़ी देर खड़े रहते हैं और फिर वापस आने के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद रूही का ध्यान उस खूबसूरती पर था तो विवेक कहता है, एक प्रॉमिस करोगी? रूही उसकी तरफ देखने लगती है तो विवेक मुस्कुराकर कहता है, इस जगह का जिक्र किसी से नहीं करोगी, मैंने घर पर किसी को बताया नहीं है। रूही हैरान होकर कहती है, ऐसा क्यों? ये छुप छुप कर यहाँ किसे लेकर आती हो? विवेक हंसते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है, दादाजी के साथ आया करता था, उनके जाने के बाद इस जगह के बारे में कभी बात नहीं हुई। अगर तुम करोगी तो सबको टेंशन होगी और सब लोग थोड़ा उदास हो सकते हैं। रूही ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लग रहा था वो ये सब दादी के कारण कह रहा है। अगर दादाजी का जिक्र होगा तो दादी उदास हो सकती हैं। इसलिए उसने भी उसे प्रॉमिस कर दिया कि वो किसी को जाकर कुछ भी नहीं बताएगी। दोनों खुशी खुशी घर की तरफ निकल गए थे। विवेक ने रूही को चुप रहने के लिए क्यों कहा, ये वो खुद ही जानता था। वो अभी रूही को नहीं बता सकता। जब वो लोग घर पहुंचे तो 11 बजे के आसपास का वक्त था। रूही आज सारा दिन बहुत ज़्यादा घूमी थी, इसीलिए वो बहुत थक गई थी और उसे नींद आ रही थी। उनके लिए डोर काव्या ने खोला था। दोनों जल्दी ही वापस आ गई। ये देखकर काव्या हैरान थी। उसने रूही से पूछा, क्या हुआ, पार्टी पसंद नहीं आई और इतना थका हुआ क्यों लग रही हो? दोनों अंदर आ जाते हैं। काव्या उसे खाने के लिए भी पूछती है। दोनों ने मना कर दिया था क्योंकि भूख दोनों को ही नहीं थी। तीनों अपने अपने कमरों में आ गए थे। रूही ने आकर चेंज किया और काव्या के बेड पर लेट गई। उसे अब भी विवेक का झूठ बोलना सही नहीं लग रहा था, पर उसने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया था। आगे ज़िंदगी में इस बात का क्या असर होगा वो कोई नहीं जानता था। क्या होगा जब करण को ये पता चलेगा? कैसी होगी इनकी कहानी? पढ़ते रहें अधूरी मोहब्बत।